सेकेंड ईयर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 15th यूनिट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, प्रेगनेंसी और पर्चुरेशन, इतना हमारे सिलेबस में है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल का, और फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, प्रेगनेंसी एंड पर्चुरेशन, ये हमारा सिलेबस है। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 15th यूनिट में इतने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। इतना समझाने के बाद भी इतना धीरे धीरे ज्वाइन होते हो, फिर क्लास डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट टाइम से मैं ज्वाइन नहीं करूंगा जो लेट होगा। मैंने मैसेज भी डाला था, अब मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा। तो इतनी चीजें सॉरी हमें सर, इसमें थोड़ा पढ़नी है। लेट हो रहा था। हाँ, कोई बात नहीं। म्यूट कर लीजिए सभी अपने आप को। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पे इतनी चीजें पढ़नी है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम हमारे बॉडी के सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो ऐसे ही एक सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो यूनिट है वो हमारा 15th यूनिट है। और इसमें हमें, वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा वास्ट और ह्यूज टॉपिक है, लेकिन हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? एनाटॉमी ऑफ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, oogenesis क्या होती है, प्रेगनेंसी क्या होती है, और पर्चुरेशन क्या होता है। ठीक है। अभी मैं आपको इसका बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। एक्सटर्नल वो जिनको देखा जा सकता है बाहर से, और इंटरनल वो होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं। ऐसा ही फीमेल के भी साथ होता है। और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका काम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, है ना। पॉपुलेशन बढ़ती है, हर 10 साल में जनगणना होती है, हम नंबर्स में बढ़ जाते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम 2 से 4, 4 से 8 हो रहे हैं, ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की के कारण होते हो पाते हैं। तो इसका काम ही है हम लोगों को नंबर्स में बढ़ाना, है ना। मैंने आपको सेल पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था ना, एक होता है आपका, दो सेल डिफ्यूज होके, दो पेरेंट सेल डिफ्यूज होके एक डॉटर सेल बना लेंगे, या तो एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा और दो सेल बना लेगा, जैसे अमीबा पैरामीशियम, जो यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक ही सेल होता है। तो ये एक सेल डेवलप होता है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाता है और दो सेल बन जाते हैं। लेकिन जो मैम स्तनधारी जीव होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक मेल होता है और फीमेल होता है। मेल का एक सेल होगा, फीमेल का एक सेल होगा, दोनों का डिफ्यूजन होगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद एक डॉटर सेल बनता है। ठीक है। मदर, फादर और उसका बेबी। ठीक है। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ये है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम। ठीक है। और ये हमें, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है, सबका अपना अपना काम होता है। जैसे नर्वस सिस्टम का काम है सोचना समझना, डिसीजन लेना, कोऑर्डिनेशन, है ना। हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम है पंपिंग करना, पूरे हार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करेगा। वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है नंबर्स में ह्यूमन बींग्स को बढ़ाना। बैक्टीरिया हो, बैक्टीरियल सेल हो, या ह्यूमन बींग्स हो, या कोई एनिमल हो, इन सब में टेंडेंसी होती है अपने वंश को बढ़ाने की। हर हर सेल चाहता है कि उसका आगे वंश बढ़े, उसके जैसा दूसरा सेल इस दुनिया में आगे सरवाइव करे, भले वो ना रहे, है ना। एक वक्त आता है कि भाई पेरेंट्स नहीं रहते, लेकिन उनके बच्चे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वो अपनी फैमिली बनाते हैं, फिर उनके बच्चे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से वंश आगे बढ़ता है। तो यही है, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सब स्टडी करते हैं, इसके ऑर्गन्स के बारे में, इनकी फंक्शनिंग के बारे में, कैसे ये काम करते हैं, है ना। तो ये सब स्टडी हम इसमें करते हैं। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं। जैसे जब कोई लड़का
17-18 साल का हो जाता है तो उसके चेस्ट पे हेयर्स आने लगते हैं, उसकी आवाज भारी होने लगती है ना। चलो मैं इनको ब्लॉक कर देता हूँ, अभी क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग विटनेस हो, ठीक है। मैं समझा चुका हूँ कई बार, समझ में आता नहीं है ना। दूध पीते बच्चे हो क्या आप लोग। जो भी क्लास डिस्टर्ब करेगा मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा परमानेंटली, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। अब मैं नाम भी नोट करूंगा और नेक्स्ट टाइम से उसको अलाउ ही नहीं करूंगा मैं। फिर फोन लगा के आप लोग झूठ कहते हो कि हमने क्लास डिस्टर्ब नहीं की। हेलो सर। हम्म। हेलो सर, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं 15 या 10 मिनट थोड़ा लेट हुआ चलेगा क्या सर? क्योंकि मेरे को ठीक ऑर्डर है, डालना पड़ता है ना सर। ठीक है, ठीक है। हम्म। स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, है ना। कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है आप पिछले 3 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो उन्हीं से आपका जो 80-90% जो पेपर है सेट होता है, वो उसी से होता है। और डिप्लोमा में तो ऐसा ही होता है, नए क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। जैसे कोई 2019 में पूछा है तो वो 20 में नहीं पूछेंगे, लेकिन जो 18 में पूछा है वो पूछ लेंगे। तो इसी टाइप से क्वेश्चन एक्सचेंज होते हैं अल्टरनेटिव ईयर में, है ना। तो जो क्वेश्चन जैसे आप अभी 23 का 24 में एग्जाम दोगे, है ना। तो 24 में जब आप एग्जाम दोगे तो 23 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, और जो 21 और 22 में पूछे गए हैं उनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो आपको पिछले 3 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, उसके आपको नोट्स बनाने हैं, है ना। और उन क्वेश्चंस को आपको प्राथमिकता देनी है क्योंकि उसी में से आपका पेपर सेट होगा। इसलिए मैं जब भी कोई यूनिट पढ़ाता हूँ तो आपको हमेशा यूनिट के बिगिनिंग में या तो एंड में आपसे शेयर करता हूँ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो इसमें पूछा गया है टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, 4 नंबर में पूछा है। तो यदि आप 4 फंक्शन भी लिखते हो और 4 फंक्शन में एक फंक्शन में 2-2 लाइन का भी डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो ये बहुत है। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होगा, ये मेल्स सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है, और ये मेल गोनेट में बनता है। कहाँ बनता है, ये टेस्टिकल्स में, ठीक है। टेस्टिकल्स मेल्स में प्रेजेंट होते हैं जिसमें सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं। पहले आपको एमसीक्यू आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, मैच द फॉलोइंग आते थे, अब ये नहीं पूछा जाता। यूनिवर्सिटी का नोटिस आया था कि भाई आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। तो अब आपको केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि सर्टोली सेल्स कहाँ होते हैं, लेडिंग सेल्स कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में 250-300 प्रकार के सेल होते हैं तो उनकी लोकेशन हमें पता होना चाहिए। तो जो टेस्टिकल्स होता है वहां पर सर्टोली सेल प्रेजेंट रहता है। तो टेस्टिकल के जो सेल होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। मैंने आपको जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था तब बताया था कि हमारा मेल में जो टेस्टिकल्स होते हैं वो भी ग्लैंड की तरह काम करते हैं, ठीक है। और फीमेल में जो ओवरी होती है वो भी ग्लैंड की तरह काम करती है। और जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है तो प्लेसेंटा भी ग्लैंड की तरह काम करता है, लेकिन प्लेसेंटा टेम्परली ग्लैंड की तरह काम करता है। जब डिलीवरी हो जाती है तो फिर प्लेसेंटा का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा का काम ही इतना है कि जो बेबी अंदर डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट देना है ना। अभी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये सब बताया था, है ना? तो आपको इसमें सोशल फार्मेसी में भी है, ये बहुत सी चीजें हैं जो सोशल फार्मेसी में भी है आपको, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी है। कुछ पूछना है, हैंड रेस। आपको यदि कोई क्वेश्चनिंग है तो आप हैंड रेस किया करो, इससे मेरा मतलब फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन कॉज करते हैं आप लोग हैंड रेस करते हो, वो पूछना आपको कुछ होता नहीं है। तो आप हैंड रेस मत किया करो, यदि कोई सवाल है कुछ पूछना है तो हैंड रेस किया करो, अदरवाइज कोई भी हैंड रेस नहीं करेगा।
और अपने आप को म्यूट रखा करो ताकि आपके आसपास से आवाजें बाकी स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना करे। ये मैं सैकड़ों बार बता चुका हूँ, एक बार नहीं। और अभी 1 महीने से ज्यादा हो गए हमारी क्लासेस हो रही हैं, फिर भी 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके समझ में आता नहीं है। और आप लोग भी देखते हो कि मैं पढ़ाता हूँ, बीच में से आवाज आने लगती है इधर उधर से, गाड़ी साइकिल या हॉर्न की। अभी भी मैंने इतना समझाया, उसके बाद भी एक स्टूडेंट को मैंने म्यूट किया है। तो मैंने म्यूट किया तो उसमें कितना समय चला गया। तो बस मैं आपको ये समझाने में ही मेरा बहुत ज्यादा समय चला जाता है। तो आप, ये पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब मैं फोन पे आपसे बात भी नहीं करूंगा। फिर मुझे फोन लगा के झूठ कहते हो आप लोग कि भाई सर हमने डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे यहाँ दिख जाता है ना कौन म्यूट है और कौन अनम्यूट है। लेकिन मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पढ़ाता हूँ तो मेरे को स्क्रीन नजर आती है, फिर मेरे को देखने के लिए दूसरे विंडो पे जाना पड़ता है। और अभी मैंने आज ही कहा था कि भाई लेट कोई नहीं होगा। क्लास आपकी इतनी, मतलब मैंने टाइम पे लिंक शेयर किया था, अभी 15 मिनट हो चुके हैं, अभी भी 2-3 स्टूडेंट वेटिंग रूम में है। जब मैसेज डाल दिया मैंने उसके बाद भी, जो 1-2 स्टूडेंट है उनके जेन्युइन रीजन है तो उनको बता देना चाहिए कि सर हम 10 मिनट लेट आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप कभी भी आ रहे हो, आधा घंटे बाद आ रहे हो, 20 मिनट बाद आ रहे हो, तो मैं क्या पूरे लेक्चर में आपको बस यही देखता रहूंगा कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, कौन किसका माइक ऑफ है किसका माइक ऑन है, यही सब देखता रहूं मैं क्या मैं। तो आप लोग पढ़ने के लिए आते हो तो शांति से पढ़ा करो, बाकी आपके कलीग्स को भी डिस्टर्ब ना हो, आपको भी कोई डिस्टरबेंस ना हो, है ना। और जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना करे कम से कम वो। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन इसमें पूछे है ना, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है ना। जब एक मेल की एज धीरे धीरे बढ़ती है तो उसमें उसकी जो आवाज भारी हो जाती है, उसके चेस्ट पे हेयर्स आने लगते हैं। फीमेल के कंपैरिजन में मेल्स के बॉडी पे ज्यादा हेयर होते हैं। तो ये हेयर की जो प्रेजेंस होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। ठीक है, और किसी भी हार्मोन में डिस्टरबेंस की वजह से एक मेल में फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीमेल में मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकते हैं। आपने देखा होगा जो फीमेल्स बॉडी बिल्डिंग करती हैं, जिनको मसल्स डेवलप करने होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेती हैं। तो ऐसा करने से उनके मसल्स डेवलप होने लगते हैं। आपने देखा होगा फीमेल के कंपैरिजन में मेल में फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही मेल में ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, इंड्योरेंस होता है, उनमें पावर ज्यादा होती है ना। आपने देखा होगा फिजिकली आप मेल को फीमेल से कंपेयर करोगे तो मेल में जो पावर है वो ज्यादा है, तो वो केवल और केवल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आप फीमेल में दे दीजिए तो फीमेल भी मेल के जैसे मस्कुलर हो जाएगी, फीमेल की आवाज भी भारी होने लगेगी, वजनदार आवाज हो जाएगी, है ना। तो ये सब हार्मोन का गेम होता है पूरा। ठीक है, जब आप ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ोगे ना गहराई से तो आपको समझ में आएगा कि मेल फीमेल में बहुत ही कम डिफरेंस होता है ना। बाकी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होता है, बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं, और जो डिफरेंसेस होते हैं वो हार्मोन की वजह से होते हैं। अब जैसे मेल में गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, मतलब जो मेल का चेस्ट होता है वहां पर ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं। ब्रेस्ट डेवलप कब होते हैं? जब एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन यदि किसी मेल में बढ़ने लगे तो उसका जो चेस्ट है वो ब्रेस्ट जैसा हो जाता है। तो ये एक जो प्रॉब्लम होती है इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, है ना। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से एक मेल फीमेल और फीमेल मेल बन सकता है। और ये या तो बाय बर्थ हो सकता है कि हार्मोनल डिस्टरबेंस हो, है ना, या तो ये एक एज के बाद भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, और इसके बहुत से और भी कारण होते हैं, जैसे जो लोग की बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, उनको भी गायनेकोमेस्टिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इसको बोलते हैं मतलब गायनेकोमेस्टिया। तो ये आप टर्मिनोलॉजी याद रखना। हमारे मेडिकल फील्ड में है ना, टर्मिनोलॉजी बहुत मैटर करती है, आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर होना चाहिए। उनके मीनिंग तो सब इजी होते हैं लेकिन टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, तो ये है आपके टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन। टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन। हार्मोन क्या करता है? मैसेजिंग का काम करता है। तो ये मेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करेगा। कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होगा? टेस्टिकल्स में। ठीक है, टेस्टिकल्स को हम मेल गोनेट्स भी कहते हैं। तो एक ये क्वेश्चन पूछा है बेटा, एक ये क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो पार्ट्स है उनके आपको नाम लिखना है, और उनके 2-2 3-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख देना है, और आपको डायग्राम बना देना है। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से।
एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा। तो मोस्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल का तो नहीं पूछते, फीमेल का पूछते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप ड्रॉ करके देख लेना। मैं अभी हो सके तो आपको दिखा दूंगा इसमें। तो एक ये क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 2020 में पूछा है ये क्वेश्चन। 2019 में एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये आया है। एक क्वेश्चन आया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या होती है, गर्भधारण। है ना, तो इतने क्वेश्चंस है जो इस यूनिट से पूछे गए हैं। है ना, मेरे को इतने सॉरी। तो ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, है ना? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करें, है ना, तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, तो हम उनको सेकेंडरी ऑर्गन्स की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गन होते हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं जेंडर को, मेल को फीमेल से डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं पुबर्टी क्या होता है। ठीक है, जब मेल हो या फीमेल, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो जब वो चाइल्डहुड से वो एडल्टहुड में इंटर करता है ना, जब वो युवा अवस्था में आता है, तरुण अवस्था में आता है ना, तो हम उस अवस्था को पुबर्टी बोलते हैं। तो पुबर्टी जनरली फीमेल में भी 13 12 13 साल से शुरू हो जाती है, मेल में भी 13 14 साल से शुरू हो जाती है। तो ये इनकी पुबर्टी की एज होती है, मतलब ये मैच्योर्ड होने लगते हैं। फीमेल में फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स और मेल में मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं, और इसी को हम पुबर्टी कहते हैं। तो पुबर्टी में फिजिकल चेंजेस भी आते हैं और हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, जैसे फीमेल्स में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन एक्टिव होने लगते हैं। ठीक है, और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस पे भी शॉर्ट नोट पूछा गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको मेंसेस भी कहते हैं, तो राइट अ शॉर्ट नोट और मेंसेस, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसका साइकिल भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पुबर्टी आपने समझा क्या होता है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में इंटर करना की जो फेज होती है, उस फेज को ही हम बोलते हैं पुबर्टी। अब हम समझते हैं मोनोपॉज क्या होता है ना, मेनोपॉज भी बोलते हैं इसको। तो ये मेनोपॉज मतलब वुमेन का एक रिप्रोडक्टिव एज होती है ना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो ये 13 14 साल से लेके तो 50 55 साल तक रहती है, कहीं कहीं 45 साल तक भी रहती है। तो 10 साल का डिफरेंस आता है और वो वेरी करता है ना। ऑन एन एवरेज कुछ बुक में 50 दिया है, कहीं 45। तो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, 45 से 55 मान लो आप। इसके बीच में मेंसेस आने बंद हो जाते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, और इसी को हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, पर मेनोपॉज आने पे फीमेल में क्या चेंजेस आते हैं ये हमको पता होना चाहिए। जैसे फीमेल के जो ब्रेस्ट है उसमें श्रिंकिंग होने लगती है। ठीक है, और दूसरी चीज उसमें उनके जो ऑर्गन्स रहते हैं उसमें ड्राइनेस सी आने लगती है। दूसरा, इनका मूड स्विंग काफी ज्यादा होता है। जैसे ही किसी फीमेल का मोनोपोज के फेज में इंटरेंस होता है, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगी। है ना, उसकी स्किन भी काफी थिन होने लगती है। और फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आता है, मतलब कि उनकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती है। तो ये सब इसके मतलब सिम्टम्स हैं मोनोपॉज के बाद में, जो एक फीमेल में जो चेंजेस आते हैं। है ना, और इसमें स्लीप पैटर्न भी उनका थोड़ा सा बदल जाता है ना, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। अब हम बात करते हैं मेल और फीमेल गोनेट्स की। है ना, तो फीमेल में दो हार्मोन मैंने आपको बताया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करता है, ये फीमेल में कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करेगा, है ना, यूट्रस को डेवलप करेगा, विजाइना, ब्रेस्ट, इन सब के डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल्स में जैसे एक एज के बाद सेक्सुअल डिजायर को कॉज करता है। इस हार्मोन के डिस्टरबेंस की वजह से फीमेल में फ्रिजिडिटी आती है, मतलब इंटरकोर्स के प्रति उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये सब हार्मोन डिस्टरबेंस की वजह से होता है। मेल गोनेट्स की बात करें तो मेल गोनेट्स में आता है टेस्टिकल्स। ठीक है, और टेस्टिकल्स का काम है टेस्टोस्टेरोन बनाना। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। यदि टेस्टोस्टेरोन मेल में कम हो जाए तो उसकी सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाएगी। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल यदि किसी मेल में कम हो रहा है तो उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और यदि ये
ये जो हार्मोन होता है ये धीरे धीरे कम होने लगता है बढ़ती एज के साथ में। तो ये यंग एज में इसका लेवल हाई रहता है। ब्लड टेस्ट के थ्रू इसका लेवल भी पता किया जा सकता है। इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी मेल में चेक करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेगा? हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, है ना, वॉइस को थोड़ा सा भारी और गहरा बना देगा, और मेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है जैसे पेनिस है उसको डेवलप करेगा। अब आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसकी स्टार्टिंग होती है आपके मतलब 10 ईयर से 11 ऐसा मतलब एज रहता है। इसमें भी बहुत ज्यादा वेरी करता है। कभी कभी ये काफी लेट शुरू होते हैं, 14-15 साल, कभी 9-10 साल से शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी तो मतलब बहुत कम केसेस में 7-8 साल से भी देखे जाते हैं। अब इसकी फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसकी फिजियोलॉजी में 3 फेज आते हैं। एक होता है ब्लीडिंग फेज, है ना, जिसको मेंसेस फेज भी बोलते हैं। एक होता है फॉलिकुलर फेज, और तीसरा होता है इसमें सिक्रीटरी फेज। ठीक है, मैं इसको, है ना, आपको ये डायग्राम से बताता हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक मिनट। ये इमेज दिख रही है आपको बेटा? यस सर। देखो, यस सर। आप मेरे फरवरी मंथ बेटा इमेजिन करो। फरवरी का जो मंथ होता है उसमें नंबर ऑफ डेज होते हैं 28। तो मैं इसको एज अ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एज अ एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। ठीक है, इमेजिन करो फरवरी का मंथ है और 1 तारीख है, और 1 तारीख को पीरियड आ गए। तो हम इसको बोलेंगे menstrual फेज। menstrual फेज का ड्यूरेशन क्या होता है बेटा? 1 तारीख से लेके तो 5 तारीख तक। पर ये भी वेरी होता है, कभी 2 दिन तक चलता है, कभी 3 दिन तक, कभी 4 दिन तक, और कभी 5 दिन तक, और ये भी वेरी होता है। तो ये इसकी मैंने आपको नॉर्मल रेंज बताई है। यदि 6-7 दिन से ज्यादा चलता है तो भी डिजीज है ना, और यदि नहीं आता है तो भी डिजीज है। मतलब आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अवॉइड करती हैं। ठीक है, इट्स ओके, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पर ये बहुत गलत होता है। यदि कोई फीमेल ऐसा करे तो उसको किसी न किसी रीजन से पीरियड नहीं आते हैं, जैसे पीसीओडी हुआ, पॉलीसाइटिक ओवेरियन सिंड्रोम हुआ, है ना, पीसीओएस हुआ, या उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है जेनाइटल्स में, तो उसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं। अब उसको यदि अवॉइड किया जाए तो फीमेल में इनफर्टिलिटी आती है। तो 13-14 साल के बाद हर फीमेल को हर महीने पीरियड्स आना चाहिए, और यदि नहीं आते तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। सोशल फार्मेसी में पूछते हैं कि इनफर्टिलिटी के रीजन क्या है मेल और फीमेल में। तो फीमेल में ये एक रीजन है जो आप लिख सकते हो, है ना। तो पीसीओडी और पीसीओएस। अच्छा, यदि पेन होता है, मेंसेस के दौरान यदि पेन होता है तो हम उसको डिसमेनोरिया कहते हैं। और यदि पीरियड्स नहीं आते तो हम उसको एमेनोरिया कहते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस। तो ये आपका पहला फेज हो गया, है ना। दूसरा फेज होता है बेटा प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज कहाँ से शुरू होता है? आपका 6वें दिन से शुरू होगा, और ये आपका 18वें दिन तक चलेगा। फिर उसके बाद आता है ये वाला सिक्रीटरी फेज, है ना, और फिर उसके बाद फिर से मेस्ट्रुअल फेज आ जाता है। तो हर महीने 3 से 5 दिन के लिए मेंसेस आते हैं, और ये आना बहुत जरूरी है, तभी कंसेप्शन हो पाएगा, नहीं तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो ये साइकिल है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। और इसमें से कभी कभी कुछ डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है, जैसे ओव्यूलेशन क्या होता है ना। तो ओव्यूलेशन क्या होता है? ये जो मिड डेज होते हैं इसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। फर्टाइल विंडो में यदि कपल साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो कंसेप्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब ओवरी में एग डेवलप होके मिड डेज में बाहर आता है। ठीक है, और वो 24 आवर्स तक वेट करता है। यदि उस बीच में यदि स्पर्म सेल आता है उसको डिफ्यूज करता है तो जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जायगोट जब इम्प्लांट हो जाएगा बच्चादानी में, जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, जब वो उससे चिपक जाएगा, बाइंड उससे बाइंड हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, तो फिर वो फीटस का रूप ले लेगा। और फिर वो फीटस धीरे धीरे 9 मंथ में डेवलप होता है, और बेबी का बर्थ होता है। तो ओव्यूलेशन आपको समझ में आया, एग का बाहर आना। तो ये फैलोपियन ट्यूब से ओवरी कनेक्टेड रहती है। ओवरी नंबर्स में 2 होती है, लेफ्ट और राइट। तो किसी भी ओवरी से आ सकता है एक एग, हर महीने डेवलप होके बाहर निकलता है। और जब कोई फीमेल इस दुनिया में आती है तो वो अपने अंडों के साथ ही आती है। फीमेल में अंडे
बाय बर्थ प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन मेल में स्पर्म सेल का जो प्रोडक्शन है वो 12 13 14 साल की एज से शुरू होता है। ठीक है। और फीमेल में एग बाय बर्थ उसके साथ रहते हैं, ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं, बस वो डेवलप होके हर महीने रिलीज होते हैं। और मेल में क्या होता है, मेल में उसमें टेस्टिकल्स तो प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मेल्स पैदा होते हैं तो उनके टेस्टिकल्स अंदर की तरफ रहते हैं, तो सर्जरी करके उनको बाहर भी निकाला जाता है ना। तो उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें स्पर्म सेल का प्रोडक्शन 13 14 साल की एज से शुरू होता है। तो ये है आपका ओव्यूलेशन, है ना। ओव्यूलेशन को हम ओव्यूलेशन के टाइम पे ही फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। और वैसे तो कभी भी हो सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है ना। तो ये साइकिल आप ध्यान रखेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम, हाँ, इसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के नाम है ना। इसमें पेनिस होता है, स्क्रोटम होता है, टेस्टिकल्स होते हैं, और एपिडिडमस होती है, वास डिफरेंस होती है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है वो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो कि इंटरकोर्स के दौरान ल्यूब्रिकेशन का ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन के नाम है। यहाँ पर आप इसका इमेज देख सकते हैं। ये है यहाँ पर टेस्टिकल्स। और ये जो वास डिफरेंस होती है, वास डिफरेंस जो एक नली होती है, इससे स्पर्म बाहर आता है। तो मैंने आपको जो वेसेक्टोमी बताई थी, वेसेक्टोमी, तो जो वैस वर्ड है वो यहीं से आया है। इस जो ये नली जो है ना, उसको बांध दिया जाता है। तो इसको बांधने की वजह से स्पर्म सेल बाहर नहीं आते, है ना। आपने जनरली देखा होगा गांव में, है ना। मैंने आपको शायद बताया होगा इसके पहले। ये मतलब ये यही प्रोसेस होता है बैलों के साथ, है ना। क्योंकि बैल बहुत मेहनती होता है, तो वो खेत में मेहनत तभी कर पाएगा जब उसकी नसबंदी हो जाएगी। और नसबंदी यदि नहीं होगी तो वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेगा। कहावत सुनी है आपने, कोल्हू का बैल, है ना। तो सांड को बैल बना दिया जाता है। सांड बिल्कुल मेहनती नहीं होता है, बहुत ज्यादा बदमाश होता है वो। आपने देखा होगा, कभी इधर मार रहा है सींग, कभी दीवार पे सींग ठोक रहा है, हर किसी के पीछे दौड़ रहा है ना। बहुत मरखंडा होता है वो। लेकिन बैल बहुत मेहनती होता है। तो सांड और बैल में यही डिफरेंस होता है। सांड की आप नसबंदी कर दोगे, उसका जो वास डिफरेंस है उसको आप बांध दोगे, तो वो बैल बन जाएगा। ठीक है। और उसका गायों में इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा सांड हमेशा गायों में इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। बैल के साइड से गाय गुजरेंगी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनका ये जो वास डिफरेंसेस है, इसको लाइगेट कर दिया जाता है। और उनका ये जो टेस्टिकल्स हैं उनको भी थोड़ा सा चोट पहुंचा के, मतलब उनको भी डैमेज कर दिया जाता है वहां की सेल से, है ना। तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो, मतलब परफेक्ट नहीं होता। तो ये ऑर्गन के नाम है ना। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन के नाम है, सर्वेक्स, वेजाइना, ओवरीज। ओवरीज को हम फीमेल गोनेट्स कहते हैं। और ओविडक्ट होता है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 8 to 13 सेंटीमीटर। और ये ओवरी से कनेक्टेड होती है, और जब ओवा डेवलप होता है तो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू बाहर आता है। और फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। जब वेजिनल कैविटी में स्पर्म इजैकुलेट होता है तो स्पर्म सेल में मोबिलिटी होती है, वो आगे की तरफ बढ़ता है ना। उसका स्ट्रक्चर आपने शायद कहीं देखा होगा। मतलब एक हेड होता है, टेल होता है, और वो टेल में मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट की वजह से स्पर्म सेल आगे की तरफ बढ़ता है। और वो बढ़ के एग को फर्टिलाइज करता है, और कहाँ पर करेगा, फेलोपियन ट्यूब में। और बच्चा फिर इम्प्लांट कहाँ पर होगा, है ना। वो जो डिफ्यूज्ड सेल है वो इम्प्लांट होगा यूटरस में, यहाँ पर। एक मिनट। ये है आपका यूटरस, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चादानी। और यहीं पर बच्चा इम्प्लांट होता है। और ये जो है यहाँ पर ऐसी रहती है ओवरी। ये देखो मैंने बनाई है, स्क्रीन पे दिख रही है। ये दो ओवरी होती है, और ओवरी में ओवा डेवलप होके यहाँ से रिलीज होता है। और ये जो फेलोपियन ट्यूब है बेटा, इसमें होता है फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर यूटरस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम की, यहाँ पर होता है इम्प्लांटेशन। ठीक है। ये है आपका वेजिनल कैविटी। और ये है आपका सर्वेक्स। सर्वेक्स मतलब होता है बच्चादानी का मुंह, है ना।
तो बच्चादानी का जो मुंह है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। और ये वाली जो यहाँ लेयर होती है इसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। ठीक है। और यहाँ एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। और ये है ओवरी। और ये जो ओवरी है बेटा, ये इंटरनल पार्ट है, ये दिखता नहीं है बाहर से, है ना, ये दिखता नहीं है। और ये है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें एब्डोमेन में पेन होता है, ठीक है, हेडेक होता है, नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग आती है, और मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है ना। पीरियड्स के दौरान आपने देखा होगा फीमेल्स का बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है, उनको वीकनेस फील होती है, एब्डोमेन में पेन होता है, हेडेक होता है, और इनिशियली उनको, सबको ही तो नहीं, जैसे वोमिटिंग जैसा भी लगता है, नोजिया भी होता है, तो ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं, है ना। तो ये साइकिल हर वुमेन की वेरी करती है, 28, 35, 30, 24, है ना। तो सबकी अपनी अपनी साइकिल होती है, उसी हिसाब से ये सारा साइकिल आगे मूव ऑन होता है आगे की तरफ। अब ये फेजेस जो मैंने आपको बताया है ना, मेंस्ट्रुअल फेज आपको बताया 3 से 5 दिन का होता है ना। और फॉलिकुलर फेज होता है 6 से 13 दिन का। ओव्यूलेटरी फेज होता है जिसमें ओव्यूलेशन होता है ना, ये होता है मिड डेज में। और लुटियल फेज होता है जो कि 15 से 28 दिन तक चलता है। तो ये इसके फेजेस हो गए। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्म का प्रोडक्शन। oogenesis मतलब होता है ओवा का प्रोडक्शन। ओवा का प्रोडक्शन होगा ओवरी में, और स्पर्म का प्रोडक्शन होगा टेस्टिकल्स में। और ये है प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है 280 डेज की। यदि हम इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 280 डेज आएगा। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में रोल प्ले करते हैं वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मतलब 3rd ट्राइमेस्टर का जो एंड होता है वहां से उसका रोल शुरू होता है। ठीक है। तो ये सब प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाना, स्टमक अपसेट हो जाना, क्रेविंग्स क्रेविंग्स आना, है ना, और मूड स्विंग होना, हेडेक, हार्टबर्न, चेस्ट में थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है। 2nd ट्राइमेस्टर में भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, है ना, बच्चे का मूवमेंट फील होने लगता है माँ को पेट में, है ना। और ब्रेस्ट में थोड़ी सी नंबनेस आ जाती है, और डार्कनिंग, स्किन थोड़ी सी डार्क होने लगती है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है ना। और जो फीट होते हैं, फीट के जो सोल होते हैं उसमें थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन आता है। और जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है वो 29 सप्ताह से लेके तो 40 सप्ताह तक का होता है। ठीक है। और इसमें क्या है, थोड़ा सा स्वेटिंग वेटिंग हो सकती है, स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है ना। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स है।